प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। अगरचे इस शक का इजहार हुकूमत की जानिब से पहले भी किया जाता रहा और कुछ अहम हुकूमती शख्सियात की जानिब से, जिसमें खुद वज़ीर आज़म भी शामिल थे, कि मुझे बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और बड़े सख्त बीमार हैं, और मैंने यही समझकर उनको बाहर जाने दिया, लेकिन पता चला कि वो तो बीमार नहीं है। मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से बयान आते रहे और फवाद चौधरी साहब ने तो बाकायदा ये कह दिया कि फ़ौज डॉक्यूमेंट्स से जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं। इस सवाल का जवाब जो शख्सियत सबसे बेहतर तौर पर दे सकती हैं कि वो बीमार थे या नहीं थे, उनके डॉक्यूमेंट सही थे या जाली थे, उनको बाहर भेजे जाने का फ़ैसला हुकूमत का सही था या गलत था, ये जवाब जो सबसे बेहतर तौर पर जो शख्सियत दे सकते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके सामने हम ये सवाल तो रखेंगे। साथ ही शिबली फराज साहब ने वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए हैं अपनी ट्वीट में। वो ये कह रहे थे कि बार बार कहा जाता है कि किसने एनआरओ मांगा है, नाम बताएं एनआरओ मांगने वाले का, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि बताइए कि ये एनआरओ है या नहीं है। अब उन लाइंस को वो जो मुसविदा या प्रपोज डॉक्यूमेंट पीएमएलएन की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से है, उसको पढ़ के वाकई ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ फेवर्स हासिल करने के लिए ख़ास तौर पर कुछ पॉइंट्स इसके तैयार किए गए हैं। क्या इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद कानूनी राय यही है और ऐसा ही महसूस होता है, और क्या वाकई इसी इंटेंशन के साथ ये डॉक्यूमेंट प्रपोज किए गए हैं हुकूमत को कि जनाब ये आप कर लें तो फिर हम आपकी बातें मानने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई यही एनआरओ है? इस पर लीगल पोजीशन क्या है, लीगल ओपिनियन क्या है, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरा, अल अज़ीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंस के लिए जो अपील की समाअत है उसके लिए वो तो मुकर्रर हो ही गई। उसके बाद अब एवन फील्ड की जो अपीलें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं 1 सितंबर को। अब इन अपीलों की समाअत के दौरान जो कानूनी पहलू है वो ये है कि मुलजिम का या मुजरिम का मौजूद होना ज़रूरी है तो अपीलें सुनी जा सकती हैं। क्या इसमें गुंजाइश मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब जो कि अपना इलाज कराने के लिए बाहर मौजूद हैं वो उनको इस्तिस्ना मिल जाए और अपीलों की समाअत जो है वो हो जाए? ये वो पहलू हैं और कुछ और चीज़ें भी हैं जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। और राजा आमिर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, लॉ एक्सपर्ट हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद, शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा और सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब साहबा की एक स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहूँगा, जो कि गालिबन PTI के कुछ वज़रा की उन स्टेटमेंट्स के रद्द-ए-अमल में दिया गया है जिसमें वो कहते हैं कि जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं तो उसके बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया है। ये इल्ज़ाम जो फवाद चौधरी साहब लगा रहे हैं, इसका मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जवाब देते हुए आपका जिक्र किया। डॉक्टर साहब, इसका कोई इम्कान मौजूद है कि जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, उनके नहीं प्लेटलेट्स इतने न गिरे हों और आपको भी ये बताया गया हो कि ये प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं और आपने भी उस पर यकीन करके आगे रिकमेंडेशन दे दी हो, इस बात का कोई इम्कान मौजूद है? लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इस बात से शुरू किया जाए कि रिट्रोस्पेक्टिवली आप देखिए कि नवाज शरीफ हमारे पास आए किस तरह। नवाज शरीफ साहब के जो टेस्ट हुए थे वो नैब में टेस्ट पहले करवाए, जो प्लेटलेट्स की कमी आई, और 21 अक्टूबर की रात गए उन्होंने कहा कि जी हम मरीज इसलिए आपके पास इनको भिजवा रहे हैं क्योंकि इनकी प्लेटलेट काउंट जो है वो 12,000 होगी। सबसे पहली तो ये बात है कि दीज रिपोर्ट्स वर शेयर्ड बाय नैब। फिर उसके बाद हमने यहाँ टेस्ट करवाए और दूसरी सुबह उनके अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स व्हिच वर गिवन टू अस बाय द डॉक्टर्स के जी 2,000 हुए हैं और उनकी बाकायदा ट्रीटमेंट वगैरह जो शुरू हुई थी वो उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होनी शुरू हो गई। मकसद ये है कि वो हमारे पास 21 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक यहाँ रहे। इस दौरानिया में उनका सब इलाज भी हुआ और इलाज की वजह से उनके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट भी आई, उनके प्लेटलेट्स जो हैं बहुत हद तक स्टेबलाइज भी हुए और वो 21 अक्टूबर को 6 नवंबर को वो डिस्चार्ज करवा के अपने आप को वो शरीफ सिटी हॉस्पिटल चले गए। वो हमारे पास नहीं थे। जब उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दर्ज की है कोर्ट के पास तो ही वॉज ऑलरेडी इन शरीफ सिटी, क्योंकि जब मैं उनके पास गई हूँ और मुलाकात किया तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा जी बाहर से किसी मुआलिज को बुला लें, आप बताइए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब दोनों कह रहे हैं कि अगर आप बाहर से कोई मुआलिज बुलाना चाहते हैं हम मुआलिज को भी बाहर से बुला लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, और आर यू सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट, और उनका हम ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं। तो मुझे कई दफ़ा अफसोस होता है इस बात पे कि हम जिस तरीके से एज मेरा ख्याल है ह्यूमेन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक शख्स बीमार था, उसकी तबीयत ख़राब हुई, हमारे पास अस्पताल में आए,
हमने अच्छी सहूलत दी, उनका बाकायदा इलाज किया। इलाज करने के बाद वो छुट्टी लेके डिस्चार्ज होके वो अपने अस्पताल गए और फिर वहां से उन्होंने अर्जी दी कि मैं बाहर। मैंने ये बात उनसे पूछी कि भाई आप बाहर से किसी को बुलवाना चाहते हैं, तो उस वक्त उन्होंने इनकारी की थी। और ये जो टेस्ट थे उनके बारे में मैंने जिक्र किया। अब इम्पोर्टेंट ये चीज है कि उस वक्त जिस वक्त ये हमारे सामने आए उसके अंदर कुछ ऐसे टेस्ट थे विच वर नॉट बीइंग डन इन पाकिस्तान, और वो टेस्ट वो कहते थे कि जी ये टेस्ट जो है ये बाहर से क्योंकि होते हैं। इन बेसिस के ऊपर जो बोर्ड था, क्योंकि मैं तो बोर्ड नहीं थी ना जी, आई वाज जस्ट लुकिंग आफ्टर वट एवर वॉज बीइंग डन हियर, तो बोर्ड के जो मेंबरान थे उन्होंने बड़ी जेन्युइनली जितनी उनकी समझ और अकल थी उसके मुताबिक उन्होंने अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स उन्होंने जाके और अपनी वो प्रेजेंटेशन कर दी। मसला मैं आपको बात बताऊं कहाँ है, धोखा किस तरह हुआ है। धोखा इसलिए हुआ कि वो एक कमिटमेंट करके गए। देखिए कमिटमेंट वो कोर्ट से भी किया, हमसे भी किया। इस तरफ तो मुझे आना है। मैं मुझे एक चीज छोटा सा एक सवाल मुझे और जवाब दे दीजिए, वो ये कि फवाद चौधरी साहब तो बाकायदा ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जाली थे, यानी वो बीमार नहीं थे। आपको यकीन है कि उनके प्लेटलेट्स वाकई 2000 तक गिर गए थे और उनको माइनर हार्ट अटैक हुआ था और कुछ उनके टेस्ट ऐसे होने थे जो यहां पर नहीं होते? आपको इस बात का यकीन है? फवाद चौधरी साहब को छोड़िए, अगर आपको यकीन है तो इसका मतलब फवाद चौधरी गलत कह रहे हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि देखिए एक तो फवाद चौधरी साहब डॉक्टर नहीं है, मैं बतौर डॉक्टर ठीक है मिनिस्टर अपनी जगह, बट आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर और कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर के साथ जब मैंने शेयर की तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी ना। अगर आपने उनकी बात सुनी हो तो उन्होंने कहा बिल्कुल इंसानी हमदर्दी के तहत हमने किया है, और ये बात की इंसानी हमदर्दी के तहत ना सबने, हम भी इंसानी हमदर्दी के तहत उनका ख्याल कर रहे थे, वो भी इंसानी हमदर्दी के तहत उनके बारे में बार बार पूछ कुछ कर रहे थे, और उन्होंने भी इंसानी हमदर्दी के तहत उनको इजाजत भी दी। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा इक़दाम जो उन्होंने उठाया, उसके ऊपर जो आगे से रवैया इख्तियार किया है नून लीग ने, वो तो मुझे मुझे ज़्यादा अफसोस होता है जब मैं इस तरह की बातें सुनती हूँ कि मतलब इस तरह बात कर रहे होते हैं कि जैसे हमने ज़बरदस्ती नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया। भाई जब वो छुट्टी लेके चले गए थे शरीफ सिटी हॉस्पिटल तो वहाँ इलाज कर लेते, हमने कब मना किया था? जी सही है, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। लेकिन आपने एक जो चीज़ की, मैं शाइस्ता साहब आपके सामने रखना चाहूँगा, वो कह रहे हैं धोखा यहाँ पर हुआ है कि आप इलाज के लिए जेन्युइनली गए, 8 हफ्ते की आपको छुट्टी मिली, लेकिन आप वहां जाकर सेहतयाब हो भी गए, अब आप नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। धोखा यहां पर हुआ है, डॉक्टर साहब कह रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असद फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि देखिए मैं आई हैव नोन डॉक्टर साहब फॉर एजेस, और मेरे सियासी इख्तलाफात लाख हो सकते हैं उनके साथ, लेकिन उनकी जो अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट है और जो क्रेडिबिलिटी है उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। देखें उन्होंने एथिकली उनकी जो ड्यूटी थी वो उन्होंने पूरी की, और वो अकेली नहीं थी, पूरा बहुत सीनियर डॉक्टर्स का, एज शी सेड, बोर्ड वाज देयर जिसमें ताहिर शम्सी और कराची के और डॉक्टर फैसल जो इमरान साहब के अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, वो भी बोर्ड में थे। देखिए डॉक्टर ताहिर शम्सी के इंटरव्यूज कई दफा चल चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ की जिंदगी को जो 90 मतलब जो खतरात पहले ही थे, जो बीमारियां उनको थी, उसके बाद मुझे नहीं पता ये ITP जो है, आई सपोज ये प्लेटलेट्स की है, जब वो आए तो वो शदीद बीमारी की हालत में आए हैं। और लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूंगी कि वो उस शदीद बीमारी की हालत में भी आपने देखा था कि वो गाड़ी से खुद चलकर उतरे थे और खुद चलकर हॉस्पिटल में गए थे। तो उसके बाद उनको वहां पे वो कहते हैं, ताहिर शम्सी साहब कहते हैं कि उनको टांगों पे भी ऐसा निशानात थे जैसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और उनके गम्स भी ब्लीड कर रहे थे। ठीक है, हॉस्पिटल में दौरान उनको सिवियर हार्ट अटैक भी हुआ है। ये तो जब डॉक्टर यास्मीन, मेरी एक बात मैं सिर्फ एक छोटा सवाल ये कर रहा हूँ कि जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ये कह रही हैं कि वो वाकई बीमार थे, तो हम तो इस पर डिबेट में जाते ही नहीं है ना, मैं नहीं जाता इस डिबेट में कि वो बीमार थे या नहीं, तो मान ली हमने बात, अब वापस आना चाहिए या नहीं सेहतयाब होने के बाद? देखिए मैं आपको एक बात उसकी बैकग्राउंड ये दे रही हूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को अगर उनके ही मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं तो बहुत ज्यादती की बात है, और ये नो कॉन्फिडेंस अपनी हुकूमत में, अपने सिस्टम में और अपने डॉक्टर्स पर है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि देखें असद, ही वाज, उनके भाई ने उनकी जमानत दी,
एंड कहा कि वो अपनी ट्रीटमेंट के बाद वापस आ जाएंगे। अब देखें, उसके बाद कोविड भी हुआ और उनकी ट्रीटमेंट भी। अब डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठी हैं और मैंने डॉक्टर ताहिर शम्सी का भी सुना है कि उनके बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज हैं जो यहाँ पे भी नहीं हैंडल हुए थे, कि अगर उनको जो हार्ट अटैक की दवाइयां दी जाती तो गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, ही कुड हैव ब्लेड टू डेथ होती है ऐसे पेशेंट्स की। अब आप देखें कि वहां पे भी उनको वो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बीच में कोविड भी आया और बीच में उनकी ट्रीटमेंट में भी देखें, आई एम नॉट ए डॉक्टर, वहां से डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। हम क्यों डाउट कर रहे हैं? देखें, असद वो पहले भी पाकिस्तान वापस आ गए थे जब उनकी बीवी बिस्तरे मर्ग पर थी। देखिए, उस वक्त भी वो आ गए थे। He has all his stakes in पाकिस्तान। वो एक मुहिब्बुल वतन है, वो अपने साथ ये स्टिग्मा लेकर नहीं जीना चाहते कि वो मुल्क छोड़ के भाग गए थे। उनके डॉक्टर्स जब उनको इजाजत देंगे वो आ जाएंगे। अब मैं आई एम कमिंग बैक कि उनकी एक तस्वीर आती है और यहाँ पे एक तूफान उठ जाता है और तमाम मिनिस्टर्स फेडरल के अपना हर काम छोड़ के बयान देने शुरू कर देते हैं। अब असद मुझे ये बताएं कि जब वो यहाँ भी इतने पूछे कितने कम प्लेटलेट्स से आए थे, उस वक्त भी वो चलकर हॉस्पिटल कार से उतरे थे, चलकर जेल से कार में। तो आप ये कह रही हैं कि उनकी तस्वीर का मतलब ये नहीं है कि वो सेहतमंद है। ये तस्वीर इंटरप्रेट नहीं करती कि वो 100% सेहतमंद है। आप ताहिर शम्सी साहब का वो भी वीडियो चलाएं जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे पेशेंट्स चलते भी हैं, फिरते भी हैं, बल्कि उनको कहा जाता है कि टेक अ वॉक, और अगर वो वॉक के दौरान कहीं बैठ के कॉफी पी लें तो वो जो कहते हैं ना कि एक तूफान वो टी कप में हो जाए, ये तूफान क्यों मचता है इस पर तो ठीक है। और हमें उनकी बीमारी, किसी की भी बीमारी पे, फॉर दैट मैटर किसी की भी, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, बिल्कुल सही है, शायद बीमारी पे सियासत नहीं करनी चाहिए। बीमारी पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें हुकूमती लोगों का ख्याल यह है कि अगर वो सेहतमंद हुए हैं तो वो आए, फेस करें और फिर वापस इलाज के लिए चले जाएं। पीरियोडिक बेसिस पर आता है आएंगे, लेकिन उनके डॉक्टर्स कहेंगे तो ट्रैवल करेंगे। राइट जी, मुझे दो तीन चीजें मैं एक चीज पहले राजा आमिर अब्बास साहब से पूछ लूं, फिर मैं शर्मिला साहब आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए राजा साहब कि जमानती का भी जिक्र हुआ और कल जो है वो शहजाद अकबर साहब ने भी कहा कि जमानती से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने जमानत दी थी और वो वापस क्यों नहीं आ रहे। कानूनी तौर पर जमानती से क्या पूछा जा सकता है? क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या उन पर जुर्माना किया जा सकता है कि जनाब आपने जमानत दी थी और बंदा वापस नहीं आ रहा? शहबाज शरीफ साहब को क्या कह सकती है अदालत बुलाकर? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात जरा कानूनी तौर पे आपके प्रोग्राम के जरिए से नाजरीन को मैं बताता चलूं कि यहाँ पे दो अदालतें मुलव्वस थी, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक लाहौर हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 8 हफ्तों की जमानत दी कि आप अपना इलाज करवाइए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों की जमानत दी, उसमें उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि आप बैरून मुल्क जा सकते हैं। उनको बैरून मुल्क जाने की उसमें इजाज़त नहीं थी, क्योंकि बैरून मुल्क जाने के लिए ये जो उनसे थे ये ECL पे थे और हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ उसकी इजाज़त दे सकती थी। अब चूंकि वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन दी कि मुझे बैरून मुल्क ट्रैवल करने की इजाज़त दीजिए और ECL से मेरा नाम हटा दें। तो हुकूमत ने जो अपनी एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने इन्हें इजाज़त दी, लेकिन इनसे बॉन्ड्स भरवा लिए कुछ 7 बिलियन के जी। अब 7 बिलियन इन्होंने कहा कि मैं ये बॉन्ड नहीं दूंगा। उस 7 बिलियन को उसने चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट में जमानत या उसका केस नहीं था, वहां सिर्फ ये था कि ये जो मोड अपनाया गया है कि ये जो 7 बिलियन इन्होंने लगाया है, क्या ये दुरुस्त है? ये जो श्योरिटी मांगी है, ये क्या दुरुस्त है हुकूमत पाकिस्तान ने? उस पे फिर लाहौर हाई कोर्ट फैसला देता है कि ECL से निकालना या ECL पे रखना ये तो आपका काम है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 7 बिलियन के इनसे बॉन्ड ले लें। तो उन्होंने कहा कि उस ज़मन में हम इनके भाई से एक एफिडेविट ले लेते हैं कि जनाब जैसे इनको बेल का टाइम पूरा होगा तो वापस लेके आएंगे। अब भाई साहब ने एक एफिडेविट दे दिया कि जैसे ही अब बेल खत्म होती है 8 हफ्तों में। आपको याद होगा कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, जब इमरान खान साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, उन्होंने कहा था
कि अमीर के लिए कोई और कानून है, गरीब के लिए कोई और कानून है। तो खोसा साहब ने जवाब दिया था कि जिस केस के ज़मन में ये बात हो रही है तो बाहर जाने की इजाज़त तो आपने दी, लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ मोडेलिटीज़ को सेटल किया है। अब आपके इल्म में है कि जब इन्होंने अब कुछ रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी जिसमें उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट में इन्होंने उसके केस में इनके वारंट्स निकले थे तो वो चैलेंज किए थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा था कि 8 हफ्ते गुजर गए, हमारी जमानत तो ख़त्म हो गई। अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अपनी बेल जंप कर चुके हैं। वो अदालत के फैसला 8 हफ्ते से ज़्यादा बैरून मुल्क किसी भी सूरत में नहीं रह सकते। वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। एक ही सूरत उन्होंने एक ही तरीक़ेकार था कि वो हुकूमत पंजाब से एक्सटेंड करवाते। हुकूमत पंजाब ने उनकी वो दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी, तो अब वो मफरूर के तौर पे रह रहे हैं और इस अंदाज में चाहे अगर उनके ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि जब कभी भी उनका इलाज खत्म हो जाएगा तो वो आ जाएंगे ही अंडर द लॉ, अंडर द जजमेंट। राइट जी, आप ये कह रहे हैं राजा साहब कि वो बीमार हैं या नहीं है, कानूनी पोजीशन ये है कि वो एक मफरूर की हैसियत से बाहर रह रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, और इस पर के अदालत ने कहा था पंजाब हुकूमत से इजाज़त लेंगे, पंजाब हुकूमत ने उनको एक्सटेंशन भी नहीं दी, तो ऐसे में वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। राइट, ये कानूनी पोजीशन हो गई। मुझे शर्मिला फारूकी साहब ये बताइए कि आपकी वैसे ओपिनियन क्या है, क्योंकि हम जरदारी साहब को देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले वो बीमारी के बावजूद पेश हुए और वो उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है और उनके साथ भी मल्टीपल इश्यूज़ हैं। आपके ख्याल में क्या नवाज शरीफ साहब को जबकि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी मालूम होती है आकर फेस करें, दोबारा चेकअप के लिए जा सकते हैं, फिर दोबारा आ सकते हैं, उनके लिए आना और जाना शायद उतना प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए इतना ज़्यादा मसला ना हो? आपकी राय क्या, आना चाहिए उन्हें? जी शुक्रिया खान साहब। देखिए, डॉक्टर साहिबा ने तो मेरे ख्याल में बड़ा तफसीलन ये बात बता दी और उनकी नज़र में तो किसी किस्म की कोई शक व शुबात नहीं है उनकी नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स के हवाले से। और मेरा भी यही ओपिनियन है कि बीमारी तो अलबत्ता खैर उनको थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब नज़र आ रहे हैं, लंदन में चहलकदमी कर रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी एक यहाँ पर सवाल उठता है वो ये है कि माजी में भी मियाँ साहब मुल्क से बाहर चले गए थे NRO लेके, और फिर जब हालात हमवार हुए और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आए और उनकी वजह से हालात जो है वो साजगार हुए, तो फिर मियाँ साहब ने भी वापसी का रुख किया। इस बार भी जब वो जा रहे थे तो खान साहब आपको भी याद होगा कि ये कयास आराइयाँ तो हो रही थी उनके जाने से पहले कि जी वो जाने वाले और उनको इजाज़त मिलने वाली, और हुकूमत ने बाकायदा इजाज़त दी, ECL से नाम निकाला, डॉक्टर साहिबा टेलीविज़न पे आती थी और इनके साथ इनके और भी कॉलीग्स आते थे जो ये कहते थे कि इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता और अगर इनको जाने की इजाज़त नहीं दी तो खुदा ना खास्ता कोई और मामला मसला खड़ा हो सकता है। अब जिम्मेदारी तो होली सोली हुकूमत वक्त की बनती है ना। अब क्योंकि एक तस्वीर मियाँ साहब के सामने आ गई और उसके ऊपर बड़ा शोर हंगामा हुआ कि जी देखिए 8-10 महीने हो गए हैं वो मुल्क में वापस नहीं आए और हुकूमत कुछ नहीं करी, तो इनको फिर अब ये कहानी तो डालनी पड़ी अनफॉर्चुनेटली कि जी वो जाली थी और एक ऐसा इंजेक्शन ले लिया जिससे प्लेटलेट्स गिर गए फला। वो जो इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इस हुकूमत के अंदर एक पूरी सोशल मीडिया टीम है जिसको 42 मिलियन दिए गए ना, तो वो फिर वो बनाते हैं, और शहजाद अकबर इन जैसे जो लोग हैं। डॉक्टर साहिबा एक समझदार, क्रेडिबल, पढ़ी लिखी एक डॉक्टर है, सियासतदान है, शी इज़ अ डिग्निफाइड लेडी, वो सही बात कर रही हैं। और इनकी हुकूमत में से ऐसे भी लोग हैं, वलीद इकबाल साहब हैं, हुमायूं अख्तर साहब हैं, जो ये बात मानते हैं कि जी बीमारी थी और रिपोर्ट सही थी। अब मसला ये है कि देखिए मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, क्योंकि जब वो जा रहे थे, जब भी मुझ जैसे कई लोगों को ये शक था और वो शक अब यकीन में बदलता जा रहा है कि शायद वो वापस नहीं आएंगे जब तक मामला तय नहीं होंगे। और अब ये जो एक शक है ये अब वजन पकड़ रहा है। तो मियां साहब को मेरा ख्याल है कि अगर उनका इलाज हो चुका है, और 8-10 महीने काफ़ी होते हैं, और जाहिर बात है कि हमें नहीं मालूम कि वो कौन से अस्पताल में दाखिल हुए, क्या हुआ, जो बहरहाल वो मतलब वज़रा तो कह रहे हैं, कुछ हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं कि उनका ऑपरेशन तो छोड़िए, आप उनका एक्सरे तक नहीं हुआ वहाँ पर जाकर, मतलब इसकी वजह से। देखिए उनके जो तर्जुमान है वो उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, मैंने उनको इतना फॉलो नहीं किया कि वो, लेकिन जहाँ तक
मेरी इतला है और जहाँ तक मैंने देखा या सुना, मुझे नहीं मालूम कि उनके कोई प्रोसीजर हुआ या कोई ऐसा हुआ। तो अगर वो है तो देखिए एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक वो जमात के सरबराह है और इस वक्त ऑपोजिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो हुकूमत का आके सामना करे। शहबाज शरीफ साहब भी हमें नज़र नहीं आते, कई मंजर आम से गायब हैं। बिल्कुल सही। और मुल्क जो है वो बर्बादी के नहज पे पहुंच चुका है। आप समझ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब का मुल्क में ना होना मुत्तहिदा ऑपोजिशन के क़याम में एक बड़ी रुकावट है और यही वजह कि APC भी शायद नहीं हो पा रही। एक मुख्तसर सा मैं ब्रेक ले लूँ, ज़रा इस बात करते हैं। और दूसरा वो डॉक्यूमेंट जो शिबली फराज साहब ने दिखाया है, जिसके मुताबिक उन्हें लगता है कि ये डॉक्यूमेंट नैब में के कानून में अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि ये तो खुल्लम खुला NRO डिमांड किया जा रहा है। वो डॉक्यूमेंट के कुछ ऐसे पॉइंट्स कौन से? एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शिबली फराज साहब ने बिलाखिर बहुत दिनों से सवाल किया जा रहा था कि जनाब आप कह रहे हैं NRO मांग रही है, ऑपोजिशन NRO मांग रही है, NRO मांग कौन रहा है? नाम बताएं NRO मांगने वाले का। तो इस क्वेश्चन के साथ शिबली फराज साहब ने पोस्ट किया है वो ड्राफ्ट जो पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर बनाया है और उसकी कुछ पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट करके किया। मैं ये सवाल पहले शाइस्ता मलिक साहबा के सामने रखता हूँ, फिर डॉक्टर साहबा के पास आता हूँ। इसके जो पॉइंट्स शो किए गए हैं शाइस्ता मलिक साहबा, इसमें मैं अगर एक आध चीज़ पढ़ दूँ आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, तो ज़रा आसानी हो जाएगी समझने की। जैसे उन्होंने लिखा है कि जैसे इसमें एक पॉइंट है कि तहकीकात का हुक्म देने के बाद या इंक्वायरी के वक्त, ट्रायल शुरू होने से पहले या बाद में, या अपील के ज़ेर इल्तवा होने के दौरान सरकारी ओहदा रखने वाला या कोई भी दूसरा शख्स किसी जुर्म के नतीजे में बनाए गए असासे या हासिल किए गए फ़वाइद वापस करने की पेशकश करे तो इस ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब केस के हक़ाइक़ और पहलुओं पर गौर करके अपनी सवाबदीद और जो शराइत व ज़वाबित वो ज़रूरी समझे उन्हें मद्देनज़र रखते हुए इस किस्म की पेशकश को कबूल कर सकते हैं। जितनी स्पेसिफिक लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की गई है और आगे भी कुछ पॉइंट्स में, इसको देखकर साफ लगता है कि अपोजिशन जो है वो NRO मांग रही है या अपने लिए इन केसेस में रिलीफ मांग रही है नैब से। तो ये NRO नहीं है क्या? देखिए असद, पहले तो बात मैं आपको ये कहूं कि देखिए जो डिस्कशंस होती हैं उनको इस तरह पब्लिक करना, पहले ये मिन्नत समाजत करते हैं ऑपोजिशन की और फिर उनके साथ बैठते हैं। ये एक कमेटी बनी थी जो स्पीकर साहब ने बनाई थी, ये ऑपोजिशन ने नहीं बनाई थी, ये स्पीकर ऑफ द असेंबली ने ये कमेटी बनाई थी जिसमें डिफरेंट पार्टीज के डिफरेंट मेंबर्स थे। अब देखें, एक ऐसा ये जो भी लॉ बनता है वो आने वाले वक्तों के लिए बनता है और वो कभी भी जब बनता है तो वो उससे किसी ना किसी को तो फायदा होता है, चाहे उसमें नाम ना लिया जाए, लेकिन जब बनता है तो हो सकता है वो मुझे अफेक्ट करे, हो सकता है वो आपको करे। तो इसलिए ये कहना कि वो पर्सन स्पेसिफिक है, ये बात भी गलत है। इसकी लैंग्वेज, दूसरी बात, इसकी लैंग्वेज और कुछ पॉइंट्स देखकर ऐसा लग रहा है, मैं इसलिए सवाल कर रहा था आपसे। ये शायद इसीलिए पोस्ट किया शिबली फराज जी। हाँ जी, उन्होंने इसीलिए ये इनकी आदत बन गई है कि ये पहले मिन्नत समाजत करके ऑपोजिशन को बिठाते हैं और फिर उसके ऊपर सियासत करते हैं। देखें, ये लॉ जो है ना, अमेंडमेंट्स आई हैं वो 95% ऑपोजिशन की सजेस्टेड आई हैं और वो देखें ऑपोजिशन तो असद साहब भुगत चुकी है, नैब के सारे पीपल्स पार्टी के भी और PMLN के लोग भी। अभी आप देख लें कि किस तरह बंद है पीपल्स पार्टी के लोग भी और हमारे भी किस तरह हैं, क्या हो रहा है। हमने आने वाले वक्तों के लिए जो एक ड्रकोनियन लॉ जो ये पीस करने के लिए फॉरेनर्स FATF में देखें जो मुल्क और कौम के इंटरेस्ट में है, जो टेरर फाइनेंसिंग है, जो हमें ग्रे लिस्ट से व्हाइट में लेके आए, हाँ, पूरा पाकिस्तान क्या पूरा पार्लियामेंट, क्या आप इस प्रपोज डॉक्यूमेंट को, लेकिन आप नैब के इस प्रपोज डॉक्यूमेंट को क्या इस FATF के इस कानून के साथ आप मशरूत कर रहे हैं जो कि इमरान खान साहब ने कहा? बिल्कुल नहीं, ये एक सेपरेट इशू है और ये एक सेपरेट इशू है। मैं आपको बता रही हूँ कि FATF के कवानीन में भी इसी तरह हुकूमत ने पहले बात की थी और फिर उस पर एक ड्रामा रचाया था बाहर निकल के लोगों के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखें, पहले इन्होंने निकाला ब्यूरोक्रेट्स को, क्योंकि उनको पता है कि जब से ये नैब लगी है, शुरू हुई जी, पेन डाउन है, ब्यूरोक्रेसी में काम ही नहीं हो रहा, ना पंजाब में ना फेडरल में।
सही। कोई काम नहीं हो रहा, नोबडी इज मूविंग। अब बिजनेस कम्युनिटी भी, आपको पता है इन लॉस पे बिजनेस कम्युनिटी और ताजिर और डिफरेंट फील्ड्स के लोग हुकूमत के लोगों से भी मिले, ऑपोजिशन से भी मिले और इमरान न्याजी साहब से भी मिले, और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के कवानीन आएंगे तो इस मुल्क से कैपिटल तो पहले ही बाहर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, काम हो नहीं रहे, तो अगर आप इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज लाएंगे तो इस मुल्क बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो बिल्कुल सही है। जाएगा। तो मेरी बात सुने, ये कमेटी जो है ये नो कॉन्फिडेंस अपने स्पीकर पे भी है, जी ठीक है, ये कमेटी उन्होंने बनाई सही गई, इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं करना चाहिए। अगर ये तमाशा ना किया करें और रोज सर्कस टीवी पे ना लगाया करें और जो पार्लिमान है उसको चलने दें, तो बहुत बेहतर और अच्छे कवानीन आएंगे जो आने वाली नस्लों के लिए। देखिए पाकिस्तान की बेहतरी ऑपोजिशन भी चाहती है, मुझे मौका दीजिएगा शाइस्ता साहबा, एक सवाल मैं जरा रखना चाह रहा था और शर्मिला साहबा के सामने, और कुछ लम्हों के लिए तवक्कुफ कीजिएगा रोड साहबा, फिर मैं आपसे इन दोनों का जवाब लेता हूँ। मुझे शर्मिला साहबा एक और इसमें पॉइंट है, और वो ये है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो मंदरजा झैल सूरत हाल में इल्ज़ामात पर कोई एक्शन नहीं लेगा। 3 पॉइंट्स हैं इसमें। नंबर 1, ऐसी शिकायत जो नामालूम या फर्जी नाम से की गई हो। नंबर 2, जिसमें आवाम का पैसा शामिल ना हो। और नंबर 3, जिसमें शामिल रकम 1 अरब रुपए से कम हो। अगर ये आपके अमेंडमेंट्स को, ये प्रपोज डॉक्यूमेंट को मान लिया जाता है, तो जो फेक डॉक्यूमेंट, जो फेक अकाउंट्स की बुनियाद पर रेफरेंसेस फाइल हुए हैं आसिफ जरदारी साहब जो जेआईटी के सामने की सूरत में सामने आए थे, उसमें काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा आसिफ जरदारी साहब को। तो क्या ये इस प्रपोज डॉक्यूमेंट के पीछे इंटेंशन ऐसी है कुछ जो डाउट कर रहे हैं शिबली फराज साहब? देखिए खान साहब, पहली बात तो मैं बड़ी क्लियरली आपको बता दूं, बड़ी वजाहत इसके ऊपर कर दूं कि ये जो नैब की ये जो अमेंडमेंट्स दी गई थी, ये 1 साल पहले दी गई थी, 1 साल पहले। इसको ने अब तक नहीं उठाया था, और इस दफा जो है वो जब फाटफ के कवानीन के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ तो हुकूमत की तरफ से, आई रिपीट, हुकूमत की तरफ से इनको उठाए गए, फिर डिस्कशन की गई। दूसरी अहम चीज ये है कि देखिए फाटफ का जहां तक ताल्लुक है ना, उसके कवानीन का, वो तो 6 महीने पहले आप लोगों को पास करा लेने चाहिए थे, वो आखिर मिनट पे क्यों करते हैं? ठीक है। दूसरी चीज ये जो आपका सवाल, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो मुझे इसमें कोई किसी किस्म की कोई बुराई नजर नहीं आती। वो कहा जा रहा है कि जनाब के नैब कोई भी ऐसी एलिगेशंस पे एक्शन नहीं लेगी जो अनोनिमस हो। अब मेरे खिलाफ कोई भी चिट्ठी लिख दे और मैं भुगतती रहूं, या कोई मतलब एक अनोनिमस, ना शिनाख्ती कार्ड नंबर, ना फला, ना कंप्लेनर, ना कुछ, आ जाए एक चिट्ठी के ऊपर जी इंक्वायरी शुरू हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मुझे जेल में पकड़ के बंद कर दें। ये दुनिया में ऐसा कौन सा कानून है? किस मौजूद मुल्क के अंदर ऐसा कोई कानून है जहां पर एक फिक्टिशियस या अनोनिमस लेटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और बंदे को पकड़ के आप जेल में डाल देते हैं? दूसरी चीज आ जाए कि 5 साल तक एक इशू, 5 साल तक आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, 5 साल के बाद आप नहीं करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, 25-25 साल पुराने चीजें उठाई जा रही हैं और उसके ऊपर भाई ना कागजात आपके पास ना मेरे पास, उनमें से बहुत दफा लोग भी मर चुके होते हैं, वो ऑफिसर्स रिटायर हो चुके होते हैं। आपने अगर कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुकदमा दायर करना है, तो आप 5 साल के अंदर आप कर लें। 5 साल का पीरियड है, उसके बाद तो आपको फिर ये विच हंटिंग हो गई ना। तीसरी अहम चीज कि जी अगर इसके अंदर 1 अरब रुपए से ज्यादा का वो हो तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें। हो क्या रहा है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसकी छोटी मोटी कोई चीज, अगर कोई एक एनोनिमस लेटर आ गया, आपने कार्रवाई कर दी, किसी बिजनेसमैन को पकड़ के बैठा लिया, किसी को फला को बैठा लिया। और ये 5 साल वाला तो ये है कि अगर इनकम टैक्स का भी क्या 5 साल तक खोल सकते हैं, 5 साल से पहले का आप नहीं खोल सकते, तो ये कोई नई चीज नहीं है। तीसरी चीज चाहिए कि जनाब इसमें लिखा हुआ है कि जनाब ये क्या कहते हैं, पब्लिक मनी, ऑफ कोर्स जी आपके FIA भी है, आपके पास FIA मुख्तलिफ विंग्स हैं, इकोनॉमिक क्राइम विंग है, सारी चीजें हैं। आप अगर कोई कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है ना, अगर कोई कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, ठीक, और एक तरीके से करें। लेकिन अगर मेरा आपका पैसों का झगड़ा है, उसमें आपका क्या ताल्लुक है? ठीक है, मैंने आपके पैसे खा गई, आपने मुझे कोई चेक दिया, वो बाउंस हो गया, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, उसके अलग कवानीन है पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। चलें अब मैं, आप बिल्कुल ठीक है जी, सही है। चलिए ये आइए आपकी राय। मैं इस पर डॉक्टर साहब, मैं अगर शर्मिला साहब जरा मौका दीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब का मौका लेकर राजा साहब का ले लूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। फिर मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, 2 चीज़ें एतराज़ात हुई। एक तो ये
कि आपने खुद तजावीज़ मांगी हुकूमत से, अपोजिशन से, कि जनाब आइए आप तजावीज़ दीजिए। जब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना के दिया तो आपने उसे पब्लिक कर दिया सियासी फ़ायदा उठाने के लिए। दूसरी बात ये कि आप 1 साल पहले के डॉक्यूमेंट को आज सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी बात यह कि आप इसको FATF के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, जबकि अपोजिशन का ख्याल है कि ये FATF के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने शर्त आयद नहीं की कि इस डॉक्यूमेंट को अगर आप अप्रूव करेंगे या अमेंडमेंट्स को शामिल करेंगे तो हम आपको FATF में सपोर्ट करेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मेरी दोनों बहनें जो हैं बैठी हुई, ये हुकूमत में रहे हैं, और आपको तो इस बात से कोई इनकार ही नहीं है ना कि पिछले 10 साल इन लोगों ने हुकूमत की 2008 से लेकर 2018 तक। आज तक कभी नैब के कवानीन जो हैं ना इनमें कोई तरमीम लाने की इन्होंने कोशिश की, ना कभी इसके ऊपर कोई जिक्र खैर हुआ, क्योंकि एक दूसरे को सज़ा देने के लिए खुद ही ये कानून इस्तेमाल करते थे। पहले तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम हमारी हुकूमत जो है इट इज़ मेकिंग एन एफर्ट टू सी कि अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है जो एक कैन ब्रिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन द लॉ, उसकी एफर्टें की जा रही है। मसला ये है कि मैं बड़ी हैरान हूँ कि 1 अरब से अगर कम का हो, यानी चले 1 अरब से कम का ये मतलब हुआ कि अगर 90 करोड़ का या 95 करोड़ का केस है वो भी बाहर हो जाना चाहिए। आप लाखों की बात कर रहे हैं, शायद लोगों के लिए या हमारे लिए लाखों और करोड़ों बहुत अहम हो, और आपके लिए शायद अरबों जो हैं वो भी अहम ना हो। मेरे लिए तो हुकूमत की एक एक पाई जो है वो अहम है। और जिस तरह फरमाया जा रहा है ये सारी बातें इसलिए सामने आई, वट एवर यू डू, ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये कोई कुछ छुपा के थोड़ी बना रहे होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि जब लॉज में अमेंडमेंट्स आती है तो इसके ऊपर अमेंडमेंट्स के ऊपर बाकायदा डिस्कशंस होती हैं, डिस्कशंस होने के बाद दीज आर पब्लिक डिस्कशंस विच आर डन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर उसमें ऐसी कौन सी चीज़ छुपी ढकी रह जाती है? कोई ऐसा कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट थोड़ी होता है। दिस इज फॉर पब्लिक कंजम्पशन कि भाई ये एक डॉक्यूमेंट आया है, इस द पब्लिक को नहीं हमने कॉन्फिडेंस में लेना होगा, बताना नहीं होगा ये सारा कुछ जहां तक ताल्लुक है इसका। तो मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट चीज जो शिबली फराज साहब ने आपके सामने लेके आए हैं कि अगर आप इस तरह की अमेंडमेंट्स लाएंगे ताकि जिन लोगों ने इन चीजों का फायदा उठाया हुआ है दे विल पास थ्रू दैट नेट, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग भी है। आपको पता है वाइट कॉलर क्राइम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइम्स, पीपल हैव बीन पनिश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट। अभी आपके सामने मलेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है उसको सजा दी गई, ये वाइट कॉलर क्राइम्स पे है ना। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है हम सबको ये वाला जो बात सोचनी चाहिए अगर हम फ्यूचर का वाकई सोच रहे हैं तो नैब को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इफ देयर इज नो पब्लिक मनी इन्वॉल्व। यानी अनवर बजीर साहब का पैसा है किसी अकाउंट में गया, अगर जरदारी साहब ने उसे बेनिफिट किया, उनका आपस का मामला है ना, ये तो इसमें नैब को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए अगर वो पब्लिक बनी नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज है, जब मैं एक पब्लिक फिगर हो जाऊंगी और मुझे अपने एसेट्स को डिक्लेयर करना पड़ता है और अपने हिसाब किताब को सामने दिखाना पड़ता है पब्लिक को, तो फिर इसमें तो कोई देयर इज नो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। हाउ कैन यू हैव प्राइवेट ट्रांजैक्शंस जिनके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती? कमाल की बात कर रहे हैं आप। मकसद ये है कि आई एम अ पब्लिक फिगर, तो सरदारी साहब जो है वो सदर रहे हैं पाकिस्तान के, तो वो मतलब ही वाज नॉट अ पब्लिक फिगर। तो जो वो ट्रांजैक्शंस करें या जो बात करें वो किसी खाते में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? लीगल ओपिनियन वाली फायदा भाई प्राइवेट ने जी 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 जरूर जरूर लीगल ओपिनियन लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि देखें जहां तक ताल्लुक है अमेंडमेंट्स का, ये सब कंसेंसस के साथ होगा। और मैं तो दोनों अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक कम से कम इनिशिएटिव तो डेवलप करने की कोशिश कर रही है। मैं इस पर लीगल ओपिनियन ले रहा हूँ राजा आमिर अब्बास साहब। सर ये जो डॉक्यूमेंट उतना ही हमारे सामने आया जो शिबली फराज साहब ने जो है वो पोस्ट किया है, इसको पढ़ के आपको क्या लगता है? अगर ये तजावीज़ मान ली जाती हैं PMLN और पीपल्स पार्टी या अपोजिशन की जमातों की तरफ से, तो जो इस वक्त केसेस अपोजिशन के बड़े रहनुमाओं पर चल रहे हैं, किस हद तक उन्हें फेवर मिल सकती है इससे? देखिए बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि जो केसेस तो ऑलरेडी सजा हो चुके हैं, लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ऑल पेंडिंग इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस या इवन ट्रायल्स जो से हैं वो मुतलका अदालतों में या मुतलका अदारों को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये अगर इस किस्म की अमेंडमेंट्स, इवन जो हुकूमत ने प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स दी थी, उनको भी अगर मिला के पढ़ा जाए तो अल्टीमेटली ये होगा
कि आपके मुल्क में जो एहतिसाब का अदारा है वो एक टूथलेस टाइगर बन के रह जाएगा, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। हालांकि दुनिया में हम देख रहे हैं कि जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनसे जो एहतिसाबी अमल है और जो एहतिसाब के कवानीन हैं वो सख्त से सख्तर हो रहे हैं। हालिया बरतानिया में अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और अब दूसरी बात यह है कि अगर पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान नहीं होगा, आप भले से एक स्कीम अनाउंस कर दें, हाउसिंग स्कीम, 1 लाख फाइलें भेज दें, आपने पब्लिक एट लार्ज को चीट कर दिया, वहाँ पे आपके पास 10 कैनाल ज़मीन भी नहीं, तो ये केस नैब अगर नहीं कर पाएगी तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो डेवलपर्स हैं, ये जो लैंड ओनर्स हैं, ग्रैबर्स हैं, ये इसमें से निकलना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आपको याद होगा कि वो एक दबल शाह था, एक मुदारबे वाला था। आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि ये कानून इसके लिए होगा, ब्यूरोक्रेट के लिए नहीं होगा, सिविल पर्सन के लिए नहीं होगा, ये अदालतें भी आपको नहीं करने देंगी। तो अल्टीमेटली लग रहा है कि नैब के कवानीन में कोई तरमीम नहीं आएंगी, ये जैसा है वैसे का वैसा ही चलता हुआ हमें नज़र आएगा। और बाकी जहाँ तक रहेगी बात कि अगर हुकूमत खुद इस किस्म की कोई अगर ये अप्रूव करती है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने, क्योंकि नेशनल असम्बली में उनकी मेजॉरिटी है, उनके बगैर कोई इस किस्म का कानून अप्रूव नहीं हो सकता। और अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो इससे इमरान खान जो कि इलेक्शन ही एहतिसाब के नारे पे जीत के आए थे, तो उन्हें सियासी तौर पे एक शदीद नुकसान होगा कि उन्होंने आके एहतिसाबी अमल को और कमज़ोर कर दिया और एहतिसाबी जो कवानीन हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि इस किस्म की अमेंडमेंट्स आएंगी। हाँ, अलबत्ता इनको NRO नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये तो अभी एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, इस पे बहस होनी है, पार्लियामेंट में नेशनल असम्बली ने पास करना है, सेनेट ने करना है। तो उसको उस टर्म में शिबली साहब जो कह रहे हैं कि ये अमेंडमेंट्स कोई NRO है, ये वो NRO नहीं है। NRO की कोई और किस्म हुकूमत मान लेती है और जब वो होता है तो नजर आ जाता है। अगर हुकूमत ये मान लेती है फिर तो NRO हुआ। देखिए, हुकूमत अगर मान लेगी तो हुकूमत को यह नजर आएगा कि जैसे कि इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के केसेस तो ऑलरेडी वो भुगत रहे हैं और भुगत चुके हैं कुछ केसेस में, तो उससे ये जाहिर होगा कि कल कलाम को इनको ये फिक्र होगी कि हमारे केसेस जैसे अब वजीर आला पंजाब के केसेस बिल्कुल सही है। हुकूमत अगर मानती है तो आपको लगता है कि इंटेंशन उनकी होगी कि हमें फायदा करे। राइट सर, मैं एक ब्रेक ले लूँ, छोटा ले लूँ, वापस आते हैं। तो मैं एक और चीज़ पर बात करना चाहूँगा। एवनफील्ड जो केस है उसकी जो अपीलें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। क्या नवाज शरीफ साहब का वापस आना ज़रूरी है, तभी समाअत हो पाएगी, तभी अपीलों की समाअत होगी? क्या उनको इस्तिस्ना मिल सकता है? कानूनी तौर पर क्या ऑप्शंस हैं और हुकूमत के पास क्या रास्ता है? वो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए क्या किरदार अदा करेगी? क्या इसका इम्कान है कि वो वापस आएंगे? एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप की जो अपील है वो तो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, उसके बाद एवनफील्ड की भी अब 1 को समाअत होनी है, 1 सितंबर को। आपके ख्याल में लीगल पोजीशन क्या है? ये अपीलों की समाअत के लिए मुल्ज़िम या मुजरिम का मौजूद होना ज़रूरी है अदालत में, या नवाज शरीफ साहब को इस्तिस्ना मिल सकता है और अपीलों की समाअत हो सकती है? देखिए, इसमें 2 सेट्स ऑफ अपील हैं। एक है एवनफील्ड की। एवनफील्ड की जो अपार्टमेंट्स वाली केस है उसमें नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी बेल पे हैं, जमानत पे हैं, और जब कोई शख्स जमानत पे होता है तो वो उसको अगर कोई ऐसी वो ठोस वजह बता दे कि मैं आ नहीं सकता, तो उनको 1 टाइम एग्जेम्पशन तो अदालत दे सकती है कि ठीक है, आपकी गैर मौजूदगी में हम केस चलाते हैं। लेकिन अगर केस का फैसला होना है और उस दिन वो मौजूद नहीं, क्योंकि इन केस अगर उसको अपील खारिज कर दी जाती है तो फिर तो उन्हें मौके से अरेस्ट करना होता है। लेकिन जो दूसरा केस है अजीजिया वाला, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 8 हफ्ते की जमानत दी थी, वो 8 हफ्ते ऑलरेडी गुजर चुके हैं।
वो जमानत पे नहीं हैं, वो बेल जंप कर चुके हैं, वो एब्सकॉन्डर हैं। और ऐसी सूरत में जब कोई शख्स एब्सकॉन्डर हो तो अदालतें ना तो उसकी अपील सुनती हैं और ना ही उनको कोई एग्जेम्पशन देती हैं और ना ही कोई दरख्वास्त इंटरटेन करती हैं, क्योंकि वो ये अदालत का व्यू होता है कि पहले आप अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करें। जब अदालत के सामने सरेंडर हो जाएंगे तो फिर अदालत आपकी किसी दरख्वास्त या आपकी अपील को फैसला करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, जो एक हमारा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके ऊपर अगर स्ट्रिक्टो सेंसी चला गया तो फिर उनको अजीजिया वाले केस में बिल्कुल पेश होना पड़ेगा और उसमें उनको एक दफ़ा अदालत के सामने सरेंडर करेंगे तो वो केसेस टेकअप होंगे। अदरवाइज जो दूसरा एवनफील्ड का केस है उसमें वो एक एप्लीकेशन दे देंगे कि मैं इस पेशी पे नहीं आ सकता, तो मुमकिन तौर पे वो केस चल पड़े एवनफील्ड वाला। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में डॉक्टर यास्मीन साहबा, एक जनरल परसेप्शन या एक फील होती है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आने वाले। आप कोशिश कर रहे हैं, आप ख़त लिखेंगे, आप नैब से कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब का वापस आना सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि शेख रशीद साहब को भी नहीं लग रहा है कि वो वापस आएंगे, क्योंकि वो कहते हैं अगर इसहाक डार को नहीं लाया जा सका, हुसैन नवाज को नहीं लाया जा सका, तो नवाज शरीफ को कैसे लाया जा सकेगा। तो ये एक ऐसी आपको लगता है कि हुकूमत एक ऐसी एफर्ट करने जा रही है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब अगर चाहते हैं ना कि नून लीग उनकी वो रहे, सरवाइव करे, तो वो आ ही जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। वजह यह है कि आपके सामने अभी सब ने कहा है कि उनको वापस आना चाहिए या नहीं। शनीला फारूकी साहिबा ने भी कहा कि उनको वापस आना चाहिए। अहम चीज़ है, उनको वापस आना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी लीगल बात इन्होंने कही है कि अगर ही इज एन एब्सकॉन्डर until and unless he presents himself in front of the court, he is not going to be given any sort of relief at all. तो बेसिकली तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि he has to get back and stand in front। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत पूरी कोशिश करेगी नेचुरली, बिकॉज इज एन एब्सकॉन्डर, वी आर ट्राई आवर लेवल बेस्ट। और एक्सट्रेडिशन के ऊपर आपको पता है ऑलरेडी इस पे काम होना शुरू हो गया कि किसी तरह एक्सट्रेडाइट करके उनको वापस पाकिस्तान लाया जाए। एंड द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड हैज ऑलरेडी बीन अप्रोच और वट जिस तरह का भी जो भी लीगल सिस्टम होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड इट बट इट इज दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वजह यह है कि उनका वापस आना, if he doesn't come back, he is already an absconder, he is already jumped bail जिस तरह बताया है। तो मेरा ख्याल है इसका नुकसान उनकी अपनी सियासत को और उनकी वो जो बेटी को डेवलप करना चाह रहे हैं उनकी सियासत को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन वजह ये है कि वो अदालतें, एक बात सुनिए, एक सेकंड में, सबसे बड़ी बात है ये वो अदालतें हैं जिनको आपने मजबूत करना है। और अगर आप अदालतों के हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर आप हाउ डू यू प्रूव योर सेल्फ कि जी आप बड़े इस मुल्क के लिए सिंसियर हैं या आप वाकई इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शाइस्ता साहब, अभी शर्मिला साहबा ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब तो वैसे गायब हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद अपोजिशन को इकट्ठा करने का हामी है, लेकिन वो है नहीं। और शहबाज शरीफ साहब तो अब लगता है कि वो हामी नहीं है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो या हुकूमत के खिलाफ कोई मूव की जाए ड्यू टू सम रीजंस, और उस पर आप बहुत सारे लोगों के डिफरेंट एनालिसिस हैं। तो नवाज शरीफ साहब का आना अपोजिशन को भी स्ट्रेंथन करेगा और सियासत को भी फायदा पहुंचाएगा, अपोजिशन की और PMLN की भी। जी असद, एक तो मैं पहले मैं थोड़ी सी उस पर बात कर लूं कि आई एम नॉट अ लॉयर, सो मुझे उसकी प्रोसीजर्स का नहीं पता। आई एम श्योर उनके एक्सपर्ट्स वो सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि उनकी जो सियासी पार्टी इधर है वो किसी सूरत भी उनकी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और वो पूरी पार्टी में ये मुतफिका एक राय है और फैसला है और उनके वोटर्स में, उनके सपोर्टर्स में, कि मियां नवाज शरीफ की जिंदगी और सेहत से बढ़कर हमें कुछ अजीज नहीं है। अब देखें जो फैसले आए वो तो आपको पता है कि अरशद मलिक साहब का फैसला भी आया। वो क्या था कि उनके मिसकंडक्ट पे उनको तो आपने बरतरफ कर दिया, लेकिन उनका दिया हुआ फैसला जो उन्होंने प्रेशर में किया वो आप सबके सामने है। और सुपीरियर ऑनरेबल कोर्ट्स ने क्या कहा था उस केस में कि ये एवनफील्ड और हिल मेटल केस में कि उनके खिलाफ ₹1 की भी करप्शन नहीं पाई गई। तो मुझे इतनी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन मैं तो जो चीजें पढ़ती हूँ, जो सुनती हूँ और जो मेरी समझ में आती है, मुझे तो ये समझ में आती है कि ना पार्टी को कुछ हो रहा है, ना पार्टी टूट रही है। बहुत कोशिशें हो गई,
बहुत कोशिशें हो गई, 2 साल गुजर गए, अभी तक तो एक वोट भी इधर से उधर नहीं हुआ। और उनके जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि पीएमएलएन आज कहां खड़ी है। वो पीटीआई की बैड परफॉर्मेंस की वजह से पीएमएलएन का ग्राफ ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया है, उसका फायदा पीटीआई की बैड परफॉर्मेंस का फायदा। आप असद अब इतना हौसला पैदा करें कि अगर हमारा किसी वजह से भी ग्राफ बढ़ रहा है तो उसको एक्नॉलेज करें। दूसरी बात कि देखें कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं, उनकी टीम क्या देखती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ना पार्टी कहीं जा रही है। हमारे जो रहबर हैं, कायद हैं, वो मियां नवाज शरीफ हैं और प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ हैं। ही इज ऑल्सो अ कैंसर सर्वाइवर। और आपको पता है यहाँ डॉक्टर साहबा बैठी हैं, उनको पता है कि इस एज में जो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं बिल्कुल कोविड के जमाने में सही है, कितनी एहतियात करने के लिए कहा गया था। सो आई वुड से लेट्स वेट एंड लेट्स सी। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मियां नवाज शरीफ सेहतमंद होने के बाद वापस एक लम्हे भी बाहर नहीं रुकेंगे। चलें शर्मिला साहब, आप मुझे लास्ट कमेंट मुझे जल्दी से ये बता दीजिएगा जी। मैं आखिरी कमेंट मुझे लेने देगा, टाइम कम है शाइस्ता साहब। काम के अलावा हर काम करेंगे लेकिन अपना काम नहीं करेंगे। ठीक है शर्मिला साहब, एक्सीडेंट हो चुके हैं, कोई उसका जवाब उनसे ले ले। मुझे शर्मिला साहब बताइए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के रास्ते में कौन रुकावट है? देखिए, एक तो मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि मियां साहब को वापस लाने की तो बातें की जा रही है, उसके साथ साथ अगर हुकूमत जो है वो जहांगीर तरीन साहब को भी ताकि जो चीनी चोरी के जो इल्जामात हैं और जो चीनी चोरी से जो आवाम को नुकसान पहुंचे, 100 रुपए किलो जो चीनी मिल रही उसमें भी किसी की दाद रसाई हम लोगों की हो जाए। दूसरी चीज ये है कि ईपीसी के अंदर देखिए हमारी ख्वाहिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो शामिल हों। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो तारीख दें और वो उसमें शिरकत करें, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर भी हैं और इस वक्त इस जमात को वो चला रहे हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो शामिल नहीं हो सकते तो एपीसी विल गो ऑन एज प्लान। लेकिन जो इसमें ताखीर आ रही है वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आ रही है। उनके डेलीगेशन तो मुलाकात करते हैं, लेकिन पहले ईद से पहले कहा गया जी ईद के बाद, और अब भी हम इंतजार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले चंद एक दिनों के अंदर उनकी तरफ से कोई मुरबत और एक मजबूत किस्म का, और वो वजह है कि आप नवाज शरीफ साहब को कर रही हैं शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।